ये टारगेट है कि 30 आउट ऑफ 30 आपको 30 आउट ऑफ 30 ये टारगेट रहेगा सीडीपी में। और ऐसे ही चाहे आपका ईवीएस का हो, मैथ का हो, हिंदी का हो, ऐसे ही आपको 150 है ये रहेगा टारगेट की कम से कम 130 प्लस ओवरऑल आ जाए, ठीक है, प्राइमरी में। और जूनियर में भी यही रहेगा, लेकिन उसमें साइंस और एसएसटी का सेक्शन अलग रहेगा, तो उसका भी अलग तरीके से क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। तो आप अगर चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए। आप लोग चलिए एक जोश और मोटिवेशन कोड के साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए, लोगों को अपने सपने मत बताओ, लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ। क्योंकि लोगों को जो है सुनना कम पसंद है, देखना ज्यादा पसंद है कि आपने किया क्या। आपने 10 साल बाहर रहे, आप कुछ नहीं कर पाए, आपने कितना भी मेहनत की, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ किसी में, तो आपको घर वाले भी और सभी आपको यही बोलेंगे फिर आपने किया ही क्या, चाहे वैकेंसी नहीं आ रही हो या कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम हो। लेकिन अगर आपने कर दिखाया, सिलेक्शन हो गया, तो फिर सभी कहेंगे, समाज भी कहेगा, रिलेशन वाले भी कहेंगे, और सभी लोग यही बोलेंगे कि हाँ फिर आपने मेहनत की है तभी हुआ है। तो आप लोग अपने जोश जज्बे को बनाकर रखिए और आप अपनी मेहनत को लगातार करते रहिए, जरूर सिलेक्शन होगा, आज नहीं तो कल होगा। ये कभी अगर मान लो एक किसी एग्जाम में नहीं हुआ तो ये नहीं है कि हाँ होगा नहीं, ठीक है। तो कंटिन्यूटी बनाए रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। अब पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए, ठीक है, कह रहा है विशेषता मानना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा, ऑप्शन है धैर्य, ऑप्शन है आपका धैर्य, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, पढ़ाने की उत्सुकता, ठीक है। तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि जो प्राथमिक स्तर पर होता है, तो प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे होते हैं वो छोटे होते हैं, तो उनमें क्या होना चाहिए, जो शिक्षक का मानना है, तो क्योंकि जो प्राइमरी में है वो टीचर सेंटर नहीं है, क्या है, चिल्ड्रन है, मतलब बच्चे को सब कुछ सर्वोत्तम माना गया, जो बच्चा कर रहा है, जो बच्चा कह रहा है, बच्चे को ही सबसे सही माना गया है। तो यानी कि बच्चे के अनुरूप टीचर को अपनी भूमिका को निभाना होगा। जैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग धैर्य और दृढ़ता। तो अगर बच्चा मान लो शैतानी भी करता है तो आप क्या करोगे, आप पेशेंस बना के रखोगे, धैर्य रखोगे। ये नहीं है कि आप उसको पिटाई कर दोगे या उसको उस पर गुस्सा करोगे, क्योंकि बच्चा बच्चा होता है, बच्चा भगवान का रूप होता है। आप उसको हमारे एनईपी 2022 में 20 में भी यही कहा गया है कि बच्चा ही सब कुछ है, बच्चा गलत नहीं है, टीचर गलत हो सकता है। तो आपको यहाँ साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, और सीटेट में साइकोलॉजी यानी कि थिंकिंग आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपको 75 मार्क्स जो होंगे वो आपके किससे आएंगे, 75 15 मार्क्स के तो आपका ये आएगा सब्जेक्ट का, और 15 मार्क्स उसी सब्जेक्ट का ही, मतलब ये नहीं है कि हाँ अलग से आएगा, लेकिन साइकोलॉजी आएगी, ठीक है। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखना है कि आपको किस तरीके से सोचना है। तो इस तरीके से जो पहला ऑप्शन होगा ये आपका सही हो जाएगा, धैर्य और दृढ़ता। यहां दृढ़ता होगा, ठीक है, यहां दृढ़ता होगा, दा होगा। तो आप इसको देख सकते हैं, शिक्षण पद्धति और विषयों के ज्ञान में दक्षता। तो आप पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अति मानक भाषा में पढ़ाना, अति मानक भाषा नहीं पढ़ा सकते हैं आप। पढ़ाने की उत्सुकता नहीं, ये नहीं कि हमको सब कुछ आता हम फटाफट बोलते चले जाएंगे, नहीं, हमको बच्चे के अनुरूप बताना है। ये नहीं कि हमें बहुत कुछ आता तो हम क्या बच्चे को सब कुछ उलझ देंगे, नहीं। तो इसलिए आपका यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। और शिक्षण पद्धतियों और विषयों में ज्ञान, तो इसका भी हमें जरूरत नहीं है, तो हमें क्या करना है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन है, आपसे कहा गया प्राथमिक स्तर पर शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, जिससे कि शिक्षक किसी भी परिस्थिति में किसी भी छात्र या छात्रा को सहजता से समस्याओं का समाधान कर सके। ये बात समझ में आई।
टीचर को आपको ध्यान रखना है, भले ही टाइम लगे, लेकिन मैं एक एक चीज बारीक से डिस्क्रिप्शन में विस्तार के रूप में बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और इसी बेस पे आप अगले क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। क्या बोला है? सहजता वर्ड आया है। सहजता से छात्र छात्रा को सहजता से धैर्य रख करके हमें किसी चीज को बताना है। ये नहीं है कि हाँ हम थोड़ा सा हाइपर हो जाएंगे। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, समस्याओं का समाधान कर सकें, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है सेकंड है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। एक शिक्षक जो है वो अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। ये बात बहुत ध्यान रखिएगा। कुछ जो चुपचाप है, एक मिनट, कुछ जो है वो क्या करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं और यहां था कि सामूहिक पठन भी करते हैं। तो कुछ लोग हैं जो अपने आप से, कुछ बच्चे होते हैं कि खुद पढ़ लेते हैं, कुछ ग्रुप बना करके पढ़ते हैं, जैसे जिसको आपको समझ में आता है। तो इस बात को ध्यान रखना। तो एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति में निपटने की निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? मतलब जो वो ग्रुप में अपने आप में बैठता है तो उसको उनकी अभिभावक यानी माता पिता को ये चीज रास नहीं आती है। एक मिनट में देख लूं आवाज आ रही है नहीं आ रही है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक है, अब आपको ध्यान रखना होगा। अब हम क्या करेंगे, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वह उनके बच्चे को अनुभाग बदल दें। ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ये सही है, लेकिन आपको सीटेट में सही ऑप्शन लगभग सभी होते हैं। आपको मोस्ट प्रोबेबली जो सबसे ज्यादा सही होगा उसको आंसर देंगे। इसलिए आप अभी आगे भी पढ़ लीजिए, क्योंकि यही जल्दबाजी आपके क्वेश्चन को कर सकता है, गलत कर सकता है, और 90 नंबर जो पासिंग मार्क होता है वो भी नहीं आते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते हैं, निकालना नहीं चाहिए तुरंत। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए, शिकायत भी नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा और उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में जरूर आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान, चलिए इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। ये कहा गया है, बी ही है, यदि कोई शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण अगर छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है, जिससे कि कुछ छात्र एक साथ बैठते हैं तथा चर्चा करते हैं, कुछ सामूहिक पठन करते हैं तथा कुछ चुपचाप बैठकर पढ़ते हैं, अगर इस स्थिति में छात्रों के बैठने पर किसी अभिभावक को परेशानी होती है, इस तरीके में अगर किसी अभिभावक को परेशानी होती है तो सबसे पहले शिक्षक से बात करनी चाहिए तथा शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर शिक्षक ने कहा है तो वो हो सकता है, हो नहीं 100% सकता है कि बच्चों की भलाई के लिए ही है, इसीलिए उसने कहा है कि हाँ आप ग्रुप में चाहे बैठो चाहे जैसे, लेकिन उसको लर्न करो, याद करो और मुझे सुनाओ, ठीक है, ताकि बच्चों में खुद से इंटरेस्ट आए। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। थर्ड है, जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं की घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो क्या होता है? वह अवस्था बतानी है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो क्या हो जाएगा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था और संवेदीगामक प्रेरक अवस्था। तो ये जो है, ये चारों अवस्थाएं किसने दी है? ये चारों अवस्थाएं दिया किसने है? ये चारों अवस्थाएं दिया है जीन पियाजे ने। किसने दिया है? जीन पियाजे ने। और इसमें बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिनके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, इसलिए अभी हम पीवाईक्यू लगवा रहे हैं तो इसलिए ये आपको यहीं पे बताते भी चलेंगे और बाकी जैसे जैसे हम आगे पढ़ाएंगे तो इनके बारे में डिस्क्राइब भी कर देंगे। तो ये आपका है
मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था, यानी मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था में ये जो है बच्चे को तर्क होने लगता है, और जो इसका टाइम पीरियड होता है इसका आपको मैं डिस्क्राइब कर दे रहा हूं। नेक्स्ट में है यदि 7 नंबर पे आ जाएगा। ये कहा गया है यदि कोई शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण अगर छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं बैठने की, अच्छा ये तो पहले वाला आ गया, एक मिनट, तो ये आपका हो जाएगा भाई, ये गलत आ गया है, चलिए कोई बात नहीं, हमने आपको जो बताया है वो आपको एग्जैक्ट सही है कि हाँ जीन पियाजे ने और मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था ही सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। 4th नंबर, मन का मानचित्रण संबंधित है। मन का मानचित्रण संबंधित है किससे? साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, या बोध समझ बढ़ाने की से। बोध मतलब समझदारी से काम करना। चलिए तो ये आपका ऑप्शन वो भी आ गया, डिस्क्रिप्शन तो ये बता देते हैं। सी अभी मैंने बताया था, मन का चित्रण अर्थात मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान है से है, अतः अर्थानुसार इसका क्या है, किसी कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा मन में बना लेनी चाहिए। जैसे आपको क्या करना था, आप इसमें देख सकते हैं ऑप्शन में क्या था, ये आप ऑप्शन में देख सकते थे सी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, मन का मानचित्रण संबंधित किससे होता है? मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन है। 5th नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, यह आपसे बोला गया है विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखक संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो आप इसमें से आप बताएंगे विशेष रूप से, आपसे ऑप्शन क्या कहा गया है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखक संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है कि सरल रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना और क्षमता के अनुरूप। तो इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि आपसे बार बार यही कहा जा रहा है कि इसमें अप्रोक्सीमेट सही सारे होते हैं, हमें मोस्ट प्रोबेबली जो सबसे ज्यादा सही होता है उसका मुझे आंसर देना होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें कहानी कथन, जैसे देखो बच्चों को जब कहानी सुनाओगे तो उसको जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। ठीक है, अगर आप लिख करके बता रहे हो सकता है बच्चा ना समझ पाए, लेकिन अगर आप कहानी सुना रहे हो तो उसको इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू मी हमारे हिसाब से कथन सी सही होगा। अब हम लोग चलते हैं, देखो महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, हाँ ये हो सकता है शिक्षण जो है क्षमता के अनुरूप, लेकिन बच्चे को जो है वो सबसे बेस्ट जो है वो कहानी है। ठीक है, चलिए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है आपका, देख लीजिए, डी ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। अगर किसी शिक्षार्थी को समझाना है तो उसके लिए एक नहीं बल्कि उसकी क्षमता के अनुसार, ये मैंने बोला था अभी कि हाँ थर्ड है कहानी वाला समझ में आता है, लेकिन अगर बच्चे के अनुरूप हम लोग बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, के अनुसार विभिन्न शिक्षण संबंधियों पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए ताकि प्राथमिक स्तर के छात्र को पूर्ण रूप से समझ सके। ठीक है, यानी कि आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर आपका हो जाता है आपका डी। ठीक है, आंसर नंबर हो जाता है डी, मतलब बच्चे की क्षमता के अनुसार। कहानी वाला भी सही है, ये नहीं गलत है, लेकिन सबसे ज्यादा जैसे मान लो छोटा बच्चा है तो हम उसके अनुसार कहानी हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा बच्चा है तो उसको हम पढ़ा के समझा सकते या उसके क्षमता के अनुसार समझा सकते, बता सकते हैं। तो यह क्षमता थोड़ा जो कैपेसिटी की बात कर दी है वो भी किसके, जो बच्चों के हिसाब से है, इसलिए ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
6 नंबर क्वेश्चन है, यह आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। आपके पास है ऑप्शन, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतरजात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्ध के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थी को कोचिंग करना। देखो ये चीज तो हम कोचिंग कराने की बात तो कहीं बाहर से नहीं कर सकते, तो ये गलत हो जाएगा। अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। अब प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना। और सीटेट में आपको एक बात बहुत ध्यान रखना है कि कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव कीवर्ड होते हैं। तो अगर बच्चों को अवसर उपलब्ध कराने की बात है तो ये वाला आपका जो वर्ड है ये आपका पॉजिटिव है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, इसका पहला आंसर भी देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये ए, प्रत्येक शिक्षार्थी अपने अंतरजात प्रतिभाओं के पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराने से ही शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण होता है। तो ये आपका अवसर जो होता है वो पॉजिटिव कीवर्ड है। ये क्या है, पॉजिटिव कीवर्ड है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ऐसा कोई वर्ड आएगा सीटेड में तो आप उसको सही मानेंगे। अब ये नहीं है कि गलत निगेटिव का अवसर दे दे तो हम सही मान लेंगे, लेकिन 99% केसेस में ये है कि हाँ ये सही आपको माना जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार। आप देखो मैंने कहा था बहुत सारे सीटेड में साइकोलॉजिस्ट हैं जिनको लेकर के हम लोग चलेंगे। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करता है। देखो तार्किक चिंतन की बात आई तो तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। तो अब आपको जीन पियाजे के अनुसार बार बार लिखो ये चिंतन किसके हैं, ये जीन पियाजे के हैं। ये किसके हैं, जीन पियाजे के हैं। जीन पियाजे एक साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने ये दिया था। और इन्होंने क्या कहा था, जो संवेदी गामा की अवस्था है वो 0 से 2 ईयर है, जन्म से 2 साल। ठीक है, और जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है ये आपको 2 से 7 वर्ष, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है 7 से 11 वर्ष, या पे कहीं 12 वर्ष भी लिखते हैं। ठीक है, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होता है वो 12 वर्ष से ऊपर माना गया, लिखा गया है, तो 12 वर्ष से अप्रोक्सीमेट 18 वर्ष माना जाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये आपका आंसर आपसे तार्किक चिंतन की बात कर रहा है, तो तार्किक चिंतन इससे पहले भी आया था और ये आते हैं, रिपीट करते हैं क्वेश्चन, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा, और 7 से 11 वर्ष, यानी कि चार अवस्थाएं किसने दिया था, ये आपके जीन पियाजे जी ने दिया था। एक अभी आपका कोहेलबर्ग भी आएंगे। ठीक है, आपको एरिक्सन भी आएंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट आएंगे जिनके बारे में हम धीरे धीरे करके एक एक चर्चा करते चले जाएंगे। तो अब आपसे अच्छा ये बात भी ध्यान रखना, ये औपचारिक अगर है तो इसको हम अनौपचारिक भी कहते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अनौपचारिक अवस्था अगर आपसे कहा जाए तो अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था अगर आपसे कहा जाए तब भी आप समझ जाएंगे संक्रियात्मक अवस्था। तो अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा आपका, अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आप मूल संक्रियात्मक अवस्था की ही बात करते हैं। और दूसरी बात, यहाँ जो औपचारिक है तो औपचारिक को हम लोग अमूर्त भी कहते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगर मान लो सपोज दैट अमूर्त की बात कर दी जाए तो अमूर्त का मतलब 12 से 18 यानी 12 से प्लस की बात कर रहा है, और इसके साथ साथ ये औपचारिक ही होगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। पहले अगर अनौपचारिक आएगा उसके बाद औपचारिक आएगा, तो अनौपचारिक का मतलब हो जाएगा मूल संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 7 से 11 वर्ष, और औपचारिक की बात करेगा यानी कि अमूर्त आएगा, तो अमूर्त आपका हो जाएगा क्या 12 से 18 वर्ष। संवेदी करामक अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर यानी कि सेंसरी मोटर आपका 0 से 2 वर्ष होता है, और इसके साथ साथ आपको मैंने बता ही दिया। ठीक है, चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं हम लोग। अगला है एक्सप्लेनेशन, देख लीजिए। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष एवं ऊपर है। औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था होती है। तो आपको एक बात भी ध्यान रखना है कि संज्ञानात्मक अवस्था
ये अंतिम अवस्था होती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, विकास की जो अंतिम अवस्था अगर किसी को कहा गया है तो विकास की विकास की अंतिम अवस्था, विकास की अंतिम अवस्था किसे कहा गया है? तो विकास की अंतिम अवस्था आपको किसको कहा गया है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को कहा गया है। ये आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन को लगाना है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक। तो ये आपका ध्यान रखना है, ठीक। अब क्या कहा गया है? मूल रूप से यह अवस्था तार्किक चिंतन की अवस्था है। इस अवस्था का बालक अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त स्वयं के विचारों के संबंध में विचार करने में समर्थ हो जाता है। भैया हम आपको खोज रहे थे। यहां पे अब वस्तुओं के अतिरिक्त स्वयं के विचारों के संबंध में विचार करने में समर्थ हो जाता है। मतलब यहां पे आप विचार, कोई काम करना है, पढ़ना है, लिखना है, लर्न करना, या माता पिता से कुछ सलाह लेनी है, तो आप विचार करने लगते हैं। इस अवस्था में बालक उद्दीपकों के अनुपस्थिति में भी उनकी विशेषताओं, उपयोगिताओं एवं अन्य बिंदुओं के बारे में सोच सकता है। बालक के विचार परिपक्व हो जाते हैं, यानी कि आप सोचने और समझने की जो क्षमता होती है वो विकसित हो जाती है इस अवस्था में, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका है, नेक्स्ट है 8, सीखना समृद्ध हो सकता है। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। आगे चारों ऑप्शन पढ़ने, सबसे पहले हमको क्या करना है? चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, तब जाके आपका आंसर टिक करना है। अगर जल्दबाजी में पहला मिला आपने टिक कर दिया तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो इस तरीके से आप, एक सेकंड दोस्तों, पानी पी लेते जरा। चलिए ठीक है, ये आपसे कहा गया है सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, ठीक है, ये सही है। कक्षा, लेकिन व्याख्यान, अभी आगे और चलते हैं। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। वास्तविक दुनिया में उदाहरणों का कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, ये सबसे सटीक और सबसे अच्छा उदाहरण है। आपको आंसर नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि जब बच्चे आपस में अंतःक्रिया करते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो एक दूसरे के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि क्या पूछना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या बोलना नहीं चाहिए। इस तरीके से, और दुनिया भर के उदाहरण जितना तरीके से आप समझाओगे, बाहर की चीजों को अंदर दिमाग में लेकर के जाओगे, तो बच्चे को सबसे बेहतर और सबसे सटीक समझ में आएगा। और खासकर बच्चे के एनवायरमेंट से संबंधित हो तो बहुत अच्छा और बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। ये देख लीजिए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष एवं ऊपर औपचारिक संक्रियात्मक, ये रिपीट हो गया है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, ये एक दूसरे का इधर से उधर हो गया है, लेकिन हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, यही हो जाएगा, ठीक है। ये आपका निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? सीखने की प्रक्रिया का नहीं मानना चाहिए। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, अनधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। तो आपको एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ हिंदी के निपात वर्ड होते हैं, जैसे आपसे कहा जाएगा केवल, क्या कहा जाएगा? केवल ही, मात्र, केवल ही, मात्र, ऐसे अगर वर्ड आते हैं तो वो निगेटिव होते हैं। वो क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं, और आपसे पूछा भी निगेटिव गया है, इसलिए आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। और आपको इसी तरीके से ध्यान रखना है कि
कीवर्ड एक एक, जैसे प्रीवियस के क्वेश्चन में ही हम आपको कीवर्ड बताते चलेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड, जिससे आप अपने आंसर को सटीक मान सकते हैं। यहाँ डी इसलिए होगा क्योंकि यहाँ नहीं कहा गया था, इस नहीं का ऑप्शन ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पूछता की विशेषता माना चाहिए तो ये नहीं होता, ठीक है। ये संस्थान ही एकमात्र नहीं, आप बाहर से भी सीख सकते हो, आप घर पे भी बैठ कर सीख सकते हो, आप बाहर कभी भी सीख सकते हो, कहीं भी सीख सकते हो। सीखने की प्रक्रिया कहीं से भी शुरुआत हो सकती है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये एकमात्र कह दिया इसलिए गलत हो जाएगा। चलिए हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। बता दिया हूं, फिर भी मैं देख लेता हूं कि क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया है। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है जहां अधिगम प्राप्त, डी, देखो आंसर नंबर डी है, ठीक है। तो बाकी आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि मैंने उसको सारा बता दिया है ऑलरेडी पहले ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पांचवी कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, पांचवी कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के आगे क्या लिखा है, बताया गया है कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। अगला है के साथ, मतलब विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध की जानी चाहिए। यानी कि आपको इसका मतलब मैं बता देता हूं। श्रव्य सीडी का मतलब, श्रव्य सीडी मतलब होता है, श्रव्य सीडी मतलब होता है सुनने की, जैसे सुनने की व्यवस्था। आपसे जैसे वो अगर नहीं देख सकते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, सुनने की व्यवस्था, यानी वो सुन सकते हैं तो सुनकर वो ग्रहण कर सकते हैं। तो ये सही है। हम ऑप्शन आगे पढ़ेंगे लेकिन ये ऑप्शन सही है। के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, विशेष व्यवहार नहीं कर सकते हैं, को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। देखो ऐसा अगर आप करने लगेंगे तो भेदभाव का रूप आ जाएगा कि हाँ भेदभाव किया जा रहा है, इसलिए आपको ऑप्शन हो जाएगा बी, इस तरीके से आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। एक मिनट आप दिखा देते हैं, बाकी मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया है। बी ऑप्शन सही होगा और शायद मैंने भी बी ही लगाया था, आपको दिखा देते हैं, हाँ बी ही लगाया था, ठीक है। चलो अब कहा गया पांचवी कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कोई विशेष व्यवहार ना करके, हमें कोई विशेष व्यवहार नहीं करना है क्योंकि वो एक भेदभाव का मतलब उत्पन्न हो जाएगा, तो विशेष व्यवहार यहाँ नहीं करना है। हमसे कहा गया है कि उसके साथ कक्षा में श्रव्य सीडी के माध्यम से उसे सिखाने का प्रयास करना चाहिए, सहायता उपलब्ध करानी चाहिए और उसके साथ भी एक सामान्य व्यवहार किया जाना चाहिए। मतलब दृष्टिबाधित बालिक है लेकिन अगर जो सामान्य बच्चे बैठे हुए उनके साथ बैठेगा, उसके साथ सीखेगा, तो वो अपने आप को ये समझेगा कि हाँ मेरे साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, तो वो अच्छे तरीके से सुनेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। तो आपसे कहा गया है कि संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों की नियमित रूप से बाहर निकालना, सानिध्य की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन अवस्था अथवा सराहना की आवश्यकता। तो आपसे कहा गया है निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। तो नहीं है तो इस बात को ध्यान रखना है कि निगेटिव वर्ड आया है। अब हमको यहाँ देखना है, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता है, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता है, तो देखते हैं। फिर शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से निकालना, नियमित रूप से निकालना, तो ये आपका वो तो ठीक है, वो तो पॉजिटिव हो जाएगा। सानिध्य की आवश्यकता, सानिध्य की आवश्यकता में आपसे फिर सामाजिक, तो आप इसका जरा देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। आपसे क्या कहा गया है कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों के नियमित रूप से बाहर निकालना एक शारीरिक आवश्यकता है, ना कि एक सामाजिक या मनोवैज्ञानिक है। तो आप इसको ध्यान दे सकते हैं। जैसे आपसे आप हाँ देखो, ये आपसे जो बोला गया है ये आपको ध्यान रखना होगा कि जो सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ, तो सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ जो बोला है, तो जो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालना है ये शारीरिक आवश्यकता है, सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवस्था नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो सबसे बेहतर तरीके से कहां किया जा सकता है, विद्यालय एवं कक्षा के पर्यावरण में, विद्यालय या कक्षा के पर्यावरण में, सभागार में, घर में या खेल के मैदान में। सबसे बेहतर तरीके से कहां
किया जा सकता है? आइए हम लोग देखते हैं सबसे बेहतर तरीके से हम लोग कहां पे कर सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं। विद्यालय एवं कक्षा के पर्यावरण के द्वारा ही बच्चे के संज्ञानात्मक अर्थात ज्ञान से संबंधित विकास को किया जा सकता है। सबसे बेहतर तरीके से आप बात शिक्षा की कर रहे हैं अगर जो, तो हमको विद्यालय और विद्यालय में वो पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें हम बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो आप इसको इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बता दे रहा हूं, इसका आंसर नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। क्या? विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। ये कहा गया है कि एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। अब प्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, किसको माना जाता है? शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। तो एकदम उपस्थिति, इससे आपको क्या होगा, आप इसका देख लीजिए। अब विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना एक अभिप्रेरित शिक्षण का माना जाता है। अभिप्रेरक किसी भी व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। छात्र अपने अधिगम संबंधी लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर सकता है यदि वह अप्रेरित है। अध्यापक छात्रों के पूर्व अनुभवों द्वारा विशेषकर रुचियों का प्रयोग लाकर अधिगम के लिए अप्रेरित कर सकता है। तो इसका मतलब आपका आंसर नंबर जो होगा वो हो जाएगा बी, यानी कि प्रश्न पूछना। जब बच्चे के अंदर यह भावना होगी कि वो कुछ भी पूछ सकता है, तो वो अपने आप से मोटिवेट होगा, अंदर से मोटिवेट होगा कि वो आपको प्रश्न पूछना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह है निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? क्या कहा गया? ध्यान रखना, लक्षण नहीं है। तो अगर लक्षण नहीं है तो वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता। देखो, हाँ, अभी मैंने जब बताया था तो ये जो रटने वाला वर्ड आया है वो आपका निगेटिव है। क्या है? रटने को, लर्निंग का नहीं देना है। तो आपको क्या करना है कि लर्निंग नहीं, तो आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, केवल ही, मात्र, रटना, ये जो भी वर्ड हैं ये सभी जो है नेगेटिव वर्ड हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंग टू आंसर हमको यही देना है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में जरूर आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये जो भी करवा रहा हूं ये PYQ आप एग्जाम में आए हुए हैं और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे साइकोलॉजी, ऐसे इस तरीके से तर्क विशेष पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से समझना होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय को जाता है। मतलब ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं, पावलोव हैं, स्किनर हैं, कोहलबर्ग हैं और पियाजे हैं, तो इसमें प्रिंटिंग एरर है। तो आपसे कहा गया बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ऐसा किसने कहा था? ऐसा किस साइकोलॉजिस्ट ने कहा था? तो ये आपको यहां से आपको बताना है कि पावलोव हैं, स्किनर हैं, कोहलबर्ग हैं, या आपसे चलो आप देख लेते हैं। वह बच्चे जो किसी भी लंबे प्रश्न के उत्तर को समझने की जगह उसे रटने की क्षमता रखते हैं, रटने से छात्र उसे हल करने की कोशिश करते हैं, तो उसे समझ नहीं सकते, जिससे उसे आगे प्रश्नों की समस्या होगी। अतः रटना बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। ये जो है पहले वाला एक्सप्लेनेशन है, ये हम आपको बता चुके थे। तो इस तरीके से ये आपका नहीं होगा। हम आपको इसी क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। 15 नंबर, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? तो इसका श्रेय जो जाता है वो आप बता सकते हैं कि इसका श्रेय अगर जाता है तो वो जाता है पियाजे जी को जाता है, क्योंकि पियाजे जी ने ये आपको लिखा है पियाजे, पियागेट नहीं है, पियाजे जी। यानी कि पियाजे एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बच्चे को दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करने के लिए बताया है। ठीक है, मैं क्लास देख लेता हूं कितना हो रहा है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, इतने पे ब्रेक करते हैं, अगले क्लास में बाकी इसके आगे क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।